जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, हम लोग ऑपरेशंस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है जिसमें हम एडिशन कर रहे हैं। और एडिशन में जो हमारी कल स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो थी एक न्यूट्रिशन से मुतल्लिक, यानी खाना, फूड, न्यूट्रिशन और उससे हमें जो एनर्जी मिलती है, तो ये हमारा टॉपिक था। यहाँ से हम डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने थोड़ा सा समझा था। बच्चों ने अपनी अपनी जो है वो डायग्राम्स बना के भेजी हैं, सबने बहुत अच्छी बनाई हैं। अच्छा, रुकैया की नहीं आई है और ईशा और हसन और उर्वा की नहीं आई है। तो मुझे कोई बताएगा, ईशा और हसन आप दोनों ने क्यों नहीं भेजा? हाँ जी, ईशा और हसन, मैं आप दोनों से पूछ रही हूँ, आप दोनों ने भेजा मिस नहीं। हम्म। मिस मेरा ना आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ। चलो वो आधा बना के बनाऊंगी भेजो फिर। क्लास। हम्म। ओके। ठीक है। और हसन, हसन आप भी बता दें अब। मिस मिस 12 1 बजे मिस स्कूल से लौटता हूँ, फिर टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता, लेकिन हसन अब टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत टाइम निकालें, रात को निकाल लें। ठीक है, मैं तो आपको होमवर्क्स भी बहुत थोड़े थोड़े देती हूँ। मिस मैं आज करूँगा। चलो ठीक है। भेज दूंगा मिस आपको ओके ओके, चलें ठीक है। अच्छा तो बच्चों, हम लोग फिर करते हैं अपना बायो विजन एनिमल्स था। ओके ठीक है जी। अच्छा तो बच्चों, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। स्टोरी हम ये पढ़ रहे थे कि एक बच्चा है, अगर वो सुबह नाश्ता करता है, एक अंडा, एक ब्रेड का एक स्लाइस और एक गिलास दूध, तो उसकी टोटल जो एनर्जी है, हमने देखा था कि कैलोरीज में थी 270। और आप सब ने इसको काउंट किया था। मिस मैंने अच्छा बनाया था। सब ने बहुत अच्छा बनाया, सब ने। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे देखें इस स्टोरी में क्या हो रहा है, इस पिक्चर में। यहाँ पे आप देख रहे हो एक बच्ची जो है वो 3 पौधे लगा रही है। ठीक है। एक जो येलो एरो से ऊपर जा रहा है, फिर एक ब्लू एरो से, और फिर एक और ब्लू एरो से। तो इस तरह से टोटल वो कितने प्लांट्स लगा रही है? ठीक ठीक। इस तरह से पीछे जो 2 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये भी कुछ ना कुछ प्लांट्स लगा रहे हैं। फिर उसके पीछे 2 बच्चे हैं और भी, वो भी कुछ ना कुछ प्लांट्स लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि, और ये सारे प्लांट्स जो हैं, जब ये बड़े होंगे तो इनसे कुछ ना कुछ हमें एनर्जी हासिल होगी। इन अच्छा, प्लांट से हमें क्या क्या हासिल होता है, क्या क्या हमें मिलता है? एयर हैंड रेज एयर करना। हवा। नो नो नो, हैंड रेज, हैंड रेज। हम्म। ओके जी, अब्दुल्ला बताएं। मीन्स हमें प्लांट जब बड़े हो जाते हैं, ट्रीज बनते हैं, तो हम्म। हमें उनसे सांस मिलती है। और हम उस जब प्लांट बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर फ्रूट लगता है, वो हम खाते हैं। और उसके ऊपर एनिमल्स रहते हैं। हम्म। और ठंडक महसूस होती है जब ट्रीज के नीचे बैठे ना। ओके, शाबाश। जी जैनब, आप भी कुछ ऐड करें। ओके जी, जैनब ने हाथ नीचे कर लिया है। ईमान। बेस्ट प्लांट्स की जो वुड्स होते हैं उनसे हम अपना फर्नीचर बनाते हैं। आ, हम्म। और इससे हमारी एयर फ्रेश होती हम्म। बिल्कुल ठीक। ओके जी, ईशा और हसन ने भी हैंड रेस किया हुआ है। मेव से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, और हमें एयर हवा मिलती है, और वेजिटेबल मिलते हैं, और हम्म। हमें बस नहीं। हम्म, बिल्कुल। अच्छा, हसन ने भी कुछ करना है, कहना है। यस मिस। जी। मिस हम उनों की मदद से ऑक्सीजन ले पाते हैं, और उनके फूल भी हमें काम आते हैं। और हम्म। ठीक हो गया।
जी सही है जी। तो प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें वहां से लकड़ी मिलती है, वहाँ पे ठंडक मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं। प्लांट्स जो है वही असल में, कपास जो है वो भी प्लांट से ही पैदा होती है, गंदम भी कपास से ही पैदा होती है। जो हमारे पास मुख्तलिफ मसाला जात होते हैं, मसाले जो मिस, खाने में जी। तुम्बल का दरख्त नहीं होता, उसके अंदर से भी कपास बन निकलती है। जी बिल्कुल। तुम्बल का जी हमारे बड़े बाग में है ना, हम्म वहां पे बहुत सारी कपास नीचे गिरती है उससे। बिल्कुल। वो इस तरह से, बहुत सॉफ्ट होती है। हाँ इस तरह से हमें कपास भी मिलती है, और रेशम के जो रेशमी कपड़े होते हैं, जो रेशम होता है, रेशम जो है, अब तो रेशम खुद फैक्ट्रियों में बनता है, लेकिन रेशम का जो कपड़ा है, पहले पहले रेशम के कीड़े होते थे, ठीक है। तो वो रेशम का जो है वो बुनते हैं। इस तरह से हमें जो है प्लांट से वेजिटेबल्स मिलती हैं, हमें मुफ्ती मसाला जात मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। खाने पीने की बहुत ज़्यादा चीज़ें बड़ी मिकदार में हमें प्लांट से ही मिल रही होती हैं। प्लांट से हमें एनर्जी मिलती है, बेसिकली देखा जाए तो जब हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। प्लांट्स की जो जड़ी बूटियां वगैरह होती हैं उनसे दवाइयां बनती हैं। प्लांट्स का अभी किसी बच्चे ने और भी कुछ ऐड किया था, मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसमें उससे हमारे जो माहौल है उसको एक बायोडाइवर्सिटी मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि तरह तरह के परिंदे वहां पे आके रहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वो अपना घर बनाते हैं। साया मिलता है, ठंडक मिलती है, खूबसूरती मिलती है। हमारा जो जमीन है उसको, उसके गिर्द जो है वो एक एरिया है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। तो वो ऑक्सीजन जो है वो जमीन के गिर्द पूरी करने के लिए प्लांट्स की बहुत ज्यादा हमेशा जरूरत है, हमारे माहौल को साफ करते हैं। तो देखा जाए तो प्लांट्स हमारी जिंदगी की अहम तरीन जरूरतों में से है, बल्कि समझ लो कि बुनियादी जरूरतों में से। अगर प्लांट नहीं होंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं होगी। मेरे को ना होता, हम जिंदा भी नहीं रह सकते। हाँ, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जानी, हमने वो पढ़ा था ना कि जमीन पे जिंदगी क्यों क्यों मौजूद है। तो उसकी एक रीजन हमने पढ़ी थी कि यहाँ पे ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन किसकी वजह से है? प्लांट्स की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि जमीन पर जिंदगी इसलिए मौजूद है प्लांट। क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स हैं, ठीक है। और प्लांट्स को बड़ा होने के लिए क्या होता है, क्या चाहिए होती है? जमीन, मिट्टी चाहिए तो होती है। पानी, हाँ बिल्कुल, पानी जमीन, चाहिए। सूरज की रोशनी, पानी, हवा, हैंड रेज, हैंड हाँ, रेज, हैंड रेज, हैंड रेज करके और बात करिए। हीट, और हीट, हाँ बिल्कुल, हीट भी चाहिए, पानी और चाहिए, मिट्टी एयर। चाहिए, हाँ एयर चाहिए। मैं बताऊं, मेरा है। एक मिनट जी, बता दें अब्दुल्ला, आप भी बता दें। ये समय उनसे प्लांट से, प्लांट को हवा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, और जमीन की जरूरत होती है, और सूरज की, और हम्म पानी की। जमीन, जो आपने लफ्ज बोला है जमीन यानी कि मिट्टी की, ठीक है। जो हमारी मिट्टी यस। होती है, इसके अंदर ऐसी क्या चीज होती है कि प्लांट इसके अंदर ही ग्रो करता है? कभी भी प्लांट जो है वो, यस, मुझे लगता है इसके अंदर भी एनर्जी होती है। अच्छा, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर एनर्जी होती है। और ईमान और जैनब का क्या ख्याल है, मिट्टी में ऐसी क्या चीज होती है? जी मिस, मिट्टी में क्या होता है कि प्लांट उसके अंदर ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है? मैं बताऊं, नहीं, हैंड मैं रेस बताऊं। करना है, हैंड रेस करो। उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। हम्म ईमान से ले लें उसका फर्ज। जी ईमान। यस, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ाया था कि सॉइल के अंदर वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन होता है, और कार्बोहाइड्रेट, हम्म नहीं नाम था उसका, कार्बोहाइड्रेशन, अच्छा, और मैंने बोल। मैं बता देती हूँ, दोबारा बता दूंगी, और ठीक है, आप जवाब ठीक देने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा है। जमीन के और अंदर, हाँ और जी, ना बहुत सारे एनर्जी हैं, बस ये कहना है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज्यादा, हाँ। और इसलिए फिर न्यूट्रिएंट क्या चीज प्लांट होती है? न्यूट्रिएंट क्या चीज होती है? ईशा और हसन का हैंड रेस। हाँ जी। एनर्जीज को कहते हैं। एनर्जी को न्यूट्रिएंट कहते हैं, अच्छा देखते हैं जी, ईशा और हसन क्या कहते हैं। मिस, प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलती है ये बताओ। नहीं, आप, मेरा सवाल नहीं आपने सुना, आपने हैंड क्यों रेस किया हुआ था, ये बताएं।
आप तो क्या आप क्या बताना चाह रहे थे? मैंने सबसे पहले ये सवाल किया था कि मिट्टी में पौधे को ग्रो करने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, आपने और भी चीजें बताई थी, तो हमने कहा मिट्टी में ऐसी क्या चीज होती है। तो अब बताइए आप लोग, आपने हैंड रेज किया, क्या आंसर देना चाहते हैं? जब इंसान मर जाता है ना, हम्म। तो ना इंसान मर जाता है, फिर प्लांट को एनर्जी मिलती है, प्लांट से हम एनर्जी रहता है। अच्छा, इंसान मर जाता है तो प्लांट को एनर्जी मिलती है। इंसान के जो मरने हम से इससे प्लांट को कैसे एनर्जी मिलती है? इससे इंसान मर जाता है ना, तो उसको मिट्टी में दफन करते हैं ना, हम्म। एनर्जी होती है ना, वो प्लांट लेकर फिर पैदा हो जाता है प्लांट। अच्छा, तो वो जो इंसान को मिट्टी में दफन करते हैं तो क्या होता है, उस इंसान का फिर क्या होता है? वैसे अगर वहां पे हम कोई भी अ, पानी के बिना पानी के बिना नहीं, हम्म। हीट और पानी के बिना उसको अ, वो खुद पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसान उसके नीचे होता है ना। हम्म। अच्छा, ये बात है। और अच्छा जी, ये बात है। अच्छा जी, और किसी बच्चे ने कुछ ऐड करना है या मैं अब बताऊं? ओके। तो मैं बता रही थी, मेरा सवाल ये था कि मिट्टी में ऐसा क्या होता है, हमने ये पिक्चर देख रहे थे, हमने ये कहा हाँ कोई बच्चा कुछ ड्रा नहीं करेगा, रेस करें इसे। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि ये देखें, ये एक बच्ची है, कुछ प्लांट्स इसने लगाए हैं, कुछ ये एक और बच्चा लगाएगा, एक कुछ और लगाएगा, फिर ये इस तरह से सब मिल के प्लांट्स लगा रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स लगा रहे हैं या फसलें उगा रहे हैं, इसको आप समझ लो कि मुख्तलिफ किसान हैं, मुख्तलिफ शहरों में फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। एक ही मौसम जब आता है तो किसान जो है वो एक ही फसल उगाते हैं, मिसाल के तौर पर गंदम, ठीक है। कोई रहीम यार खान में उसकी काश्त कर रहे हैं, कोई जो है वो लाहौर में कर रहे हैं, कोई दूर दूर गांवों में कर रहे हैं, शहरों में कर रहे हैं, बलूचिस्तान में हो रही है, सिंध में हो रही है, हर तरफ उस फसल को बोया जा रहा है। फिर वो फसल जो है, सब क्या करते हैं, उसको एक जगह पे जमा किया जाता है, ठीक है। उसमें से जितनी फसल हमें चाहिए होती है अपने मुल्क के लोगों के लिए वो हम रख लेते हैं, और बाकी जो है वो सारी बाहर के मुल्क में हम बेच देते हैं और वहां से हमें पैसा मिलता है। उसी पैसे की वजह से हम फिर अपने बाकी काम, अपने घर के जैसे जरूरतें, अपने मुल्क की जरूरतें पूरी करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये वाला जो पूरा काम है, यहाँ पे जो फूड पूरी फसल है, इसको क्या किया जा रहा है? उगा के क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि एडिशन जो है ये हमारे रिसोर्सेज को, यानी जो हमारे जराए हैं, हमारे पास जो वसाइल हैं, उन सब को ट्रैक करने का या उन सब को इस्तेमाल करने का, इस्तेमाल में लाने का, और फिर ये देखने का कि अभी हमारे पास और कितना हम इसको मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं, मजीद कितना बेहतर कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा जरिया है, ठीक है। तो जब फसल आती है तो किसान जो है वो हर बेचना शुरू करते हैं गोदामों में, गोदामों में फिर कुछ गवर्नमेंट खरीद लेती है, गवर्नमेंट अपनी आवाम की ज़रूरत के मुताबिक खरीद लेती है, बाकी जो है फिर वो बाहर बेची जाती है, गवर्नमेंट खरीद लेती है और वो फिर वो बाहर के मुल्कों में बेच दी जाती है। फिर गवर्नमेंट अगले साल फिर हिसाब लगाती है कि अच्छा इस साल हमें इतनी गंदम हमें आई है, तो क्यों ना हम और अच्छी फसलें और अच्छी खादें और अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें इस ज़मीन को मज़ीद जरखेज़ करने के लिए। आपने लफ्ज़ सुना होगा कि ज़मीन जरखेज़ होती है। तो हम बात कर रहे थे कि ज़मीन में ऐसा क्या होता है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको किसान की स्टोरी बता दूँ। कि वो जो गवर्नमेंट है वो फिर ये ट्रैक करती कि अच्छा अब हमें मिसाल के तौर पे हमें 220 मिलियन टन जो है वो चाहिए थी, मिसाल के तौर पे एक शहर से या एक सूबे से, सूबा पंजाब से जो आई है, फसल आई है, वो आई है 200, 200 टन आई है, ठीक है। सिंध से आई है, इसे इतनी थोड़ी। मैं अब फर्ज कर रही हूँ, ठीक है। सिंध से आई है 110, यहाँ से आई है 12 टन, ये है सरहद या बलूचिस्तान कह लो, और सरहद से हम लेते हैं 150 टन, ठीक है। और जो हमें अपने पूरे मुल्क के लिए चाहिए ना, पूरे एक साल के लिए, वो हमें चाहिए 300, ठीक है। अच्छा,
तो अब हम जब जब गवर्नमेंट के पास ये डाटा आ जाता है कि इतनी इतनी फसल की कटाई हो जाती है, फिर उन्हें पता चल जाता है कि इतनी इतनी फसल जो है वो आ गई है, तो अब वो क्या करते हैं, इन सबको जरा जमा करें, आप सारे बच्चे जरा इसको जमा करें, बगैर पेंसिल या हम्म, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए, बगैर जुबानी अपने दिमाग में आपने काउंट करना है इसको, ठीक है? हाँ, बस तो काउंट मेरे करें। साथ था। आहा आहा आहा, यार काउंट तो करें, हैंड रेस करें। ये क्या तरीका है? मिस, जी जी मान। से गाना सुनाए गाना। इन सब, क्या कह रही हैं आप? इन सारे नंबर्स को ये ऐड 300 करना को है, छोड़ ये देना। एक। 300 को छोड़ दे, बाकी इन चारों को करना है, 200, 110, 12 और 150। इन दोनों को ऐड करके दो नंबर्स बनाने हैं या फिर एक ही बनाना है? ये वाले जो चार है ना, ये चार, 200, 110, 12 और 100, इन चारों को जमा करके एक नंबर बनाना है, एक। ठीक है। जी। मिस, मिस ये कौन हुए कौन तीन से सौ नंबर ऐड सतावीस करने हैं? मिस कौन कौन से नंबर ऐड करने हैं? मेरी बात सुने। पंजाब से आई है 200। हाँ जी। सिंध से आई है 110। केपीके से आई है, बलूचिस्तान से आई है 12, और केपीके से आई है 150 टन गंदम। इन चारों को जमा करना है हमने। पाकिस्तान की तो फिर ही निकलेगी ना। जी। मिस ये हुए 428। नहीं, बोलना नहीं है। हसन, मैंने कितनी दफा आप लोगों को मना किया कि हैंड रेस कर दिया करो। सबको भी जमा करने दें, जब सबके हैंड रेज होंगे फिर मैं पूछना शुरू करूंगी। वरना जो जमा कर रहा है बच्चा, वो तो फिर डिस्टर्ब होगा ना। 1 मिनट रुक जाते हैं। जी जैनब, जब आप कर लें तो आप भी हैंड रेस कीजिए, फिर मैं लेना शुरू करूंगी बच्चों से। चले जी। सबसे पहले मेरे पास हैंड रेस है अब्दुल्ला का। जी अब्दुल्ला, कितनी काउंट किया आपने? बस ये बताना है हमें, कितनी है आपके ख्याल में ये? हाँ, मुझे लगता है 472। 472, जी ठीक है। उसके बाद अब्दुल्ला के बाद किसका हैंड रेस था, मैं देख लेती हूँ। अपना हाथ नीचे करते जाएं। ईमान की बारी है। जी ईमान। मिस, मेरा भी 472 है। अच्छा, आपने दिमाग में किया है इसे, या आपने पेंसिल का इस्तेमाल किया है, या कैरी लिया है कुछ, कैसे किया आपने? मिस हमने मिस मैंने दिमाग में किया, प्लस किया इस सबको। जी ईमान, आप बताएं। मिस मैंने दिमाग से भी किया और फिंगर से भी, लेकिन मैंने ना पेंसिल उठाई और ना ही कॉपी पे किया है, मैंने नहीं कैरी किया है। अच्छा ठीक है जी। उर्वा, आपका क्या आंसर है? जी मेरे ख्याल से 480। अच्छा, तो उर्वा, आपने दिमाग में किया है इसे जमा, या पेंसिल का इस्तेमाल किया था? मुझे दिमाग में किया है। अच्छा, 480 बनना है, ठीक है जी। ईशा और हसन बताएं। जी, ईशा और हसन। मिस मेरा हम्म। है 472। अच्छा, 72। पहले तो आप 28 नहीं कह रहे थे। नो मिस, अच्छा ठीक है। ईशा का कितना बनता है? यही। जी ईशा, ईशा का कितना बनता है? ईशा, आप भी बताएं। मिस यही है सेम। अच्छा, सेम बनता है। आपने कैसे किया ईशा? हाथ से किया है, मिस दिमाग में मैंने किया है कि? हाँ। मिस मैंने उंगलियों से किया है।
अच्छा, उंगलियों से किया, ठीक है। अच्छा जी, जैनब से पूछते हैं, जैनब आपका क्या आंसर है? मेरा आंसर 472। ओके, आपने जैनब कैसे किया? हाथ पे। हाथ पे किया, अच्छा। अच्छा, आप सबका आंसर तकरीबन सेम है, 472, लेकिन उर्वा कह रही है 480 आया है। तो कौन सा बच्चा है जो उर्वा को समझाएगा कि इसकी टोटल काउंटिंग कितनी है? जैनब आप ही समझाएं। ये मैं तो ऐसे करती हूँ मिस, पहले हम्म। मतलब कि जो है पहले, यार मैं कैसे समझाऊं। लो भाई, जैनब कैसी टीचर हो तुम, समझाओगी तो फिर ही ना। मैं मैं अभी बता सकता हूँ। स्टूडेंट हूँ, टीचर थोड़ी ना। मैं समझाने का बता सकता तरीका हूँ, भी मैं आता समझा है। सकता हूँ। अच्छा, एक मिनट, अब्दुल्ला से भी पूछते हैं, पहले जैनब को कोशिश करते हैं। जी जैनब, कोशिश करें जरा। कि मिस, पहले हमें ना ये मतलब कि जो है ना ये यार, ओके, ठीक मिस है। इसको नहीं मुझे आ रहा, नहीं मुझसे समझ आ पूछिए रहा, ना। कैसे पता, अच्छा कैसे मैं अच्छा पता। बताता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अब्दुल्ला को आता है, अब्दुल्ला से पूछते हैं। ईशा और हसन बताना चाहते हैं, हैंड रेज किया हुआ उन्होंने भी। चलें चलें, अब्दुल्ला आप समझाएं उर्वा को कि कैसे ये बनती है 472। उर्वा समझे अब ये जरा देखें, भाई से। जी। ये देखें, सबसे पहला नंबर है 200। ठीक तो है। पहले हम, उससे अगला नंबर है 110। तो ठीक पहले है। हम उसको 100 को उसके अंदर प्लस कर देंगे। हम्म। फिर जाएंगे 10, फिर 10 को उसके अंदर प्लस करेंगे, बन जाएगा 310। हम्म। फिर हम जाएंगे, ये जाएगा 12। फिर इसको जब करेंगे तो 22 बनेगा जाके। फिर जब हम्म। 22 बनेगा, फिर हम इसको 100 और प्लस कर देंगे। तो हम्म। बन जाएगा 422। हम्म। तो फिर जब 50 आ गया, तो हम्म। फिर 50 और 20 को मिलाएं तो 70। तो फिर ये जब 22 था, फिर 2 को उसके साथ प्लस करेंगे तो फिर 722। ओ सॉरी सॉरी, 422। 72। 72। अच्छा, ठीक है जी। जी जैनब से पूछते हैं, उन्होंने कैसे काउंट किया था? जी जैनब। हाँ, मैं पान करे मैं इसको बताया। ये दिमाग में रख दो, बहा है बस वो ना। और एक सौ ईशा चार वो ट्रिक। एक करना मिनट, है, ईशा और हसन। ऐसे करेंगे मिस, ये देखें अब हमारे पंचानवे पास, साठ मिस अब हसन हमारे किससे पास, लड़ाइयाँ कर रहे हो भाई तुम? मिस मैंने हसन। उसको म्यूट कर दिया है। ओके, ठीक है, चले जी। जी बोले। मिस हमारे पास ना हम्म। ये जो है ना इन नंबर्स कहेंगे ना, इनको 4 नंबर्स हैं। हाँ, नंबर्स ही कहेंगे, और मिस क्या कहें? हम्म। जैन बाबी, आपको तो मुझसे ज्यादा आती है मैथ्स, लेकिन एक्सप्लेनिंग में तुम अच्छे हो। हाँ। अच्छा। जी। अच्छा, चलिए। मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं मतलब कि मेरा तरीका ऐसा है। हम्म। ये देखिए, अब हमारे पास ना एक है 2 डिजिट का वैल्यू यानी कि 12। तो इसको अब हम यहाँ रख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, अब ये सकून करे। और हम्म। हम ना बाकी 3 जो वो है ना वैल्यूज, उनको देखते हैं। अब ठीक है। एक है हमारे पास 200, एक है हमारे पास 110, और एक है हमारे पास 150, ठीक है। हम्म। तो पहले जो 4 डिजिट है ना, पहले वाले यानी कि 2, 1 और 1, हम्म। ये वाले, पहला डिजिट 100 का, हम्म। इनको हम प्लस कर लेंगे। ये बनता है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरों को वो करते हैं प्लस, ठीक है। अब यार ये क्या है, हाँ ठीक है। अब ये बना 5, 5 और जो है ना 1, 5 और 1 बन गया 6, ठीक है। 4, 4 और 6, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आपको समझ आए या ना आए, 4 और 6, हम्म। ठीक है। ठीक है। फिर जो है ना हम आखिरी वैल्यू करते हैं, ये है 0, ठीक है, हम यहाँ 0 लगाते हैं। अब 12 हमें जब करना है ना, अब हम 12 अगर यहाँ रखेंगे 12, तो अब 1 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। नहीं, ये अच्छा क्या कर दिया, मैं कैसे कर रही थी और ये कैसे हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, किसी और ने, कोई और जिसका तरीका इन दोनों से अलग हो? जैसे अब्दुल्ला ने भी अपना तरीका बताया है और जैनब ने भी, कोई और बच्चा जिसका तरीका अलग हो वो बताना चाहते हैं, या सबका हुआ, यही तरीका है? ओके। मिस ईमान। मैं तो कुछ और कह रही थी, मेरा आंसर यहाँ और निकला है, वहां पे और, ये नहीं नहीं, क्या। ठीक है ठीक है, हमें आपका तरीका समझ में आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, आपका भी तरीका ठीक है, उसका भी ठीक है। अब ईमान का भी देखते हैं। जी ईमान। ठीक है मिस, तो सबसे पहले हमें देखना है 200 को और ठीक वन है। फिफ्टी को। हम्म।
तो जो 150 का 1 है उसे अगर हम 2 से प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 3। हम्म। और 50 का 50 रहेगा ना, क्योंकि 200 के बाद 2 जीरो है, तो हम्म। ये बन जाएगा 350। हाँ सही हम्म। है। उसके बाद हमें देखना है 110 को। हम्म। अब ये बन गया 50। अच्छा, तो आपने इसको थ्री। लिख के देखा था? नहीं, मैंने लिखा नहीं था, मैंने दिमाग पे अच्छा, किया था। दिमाग में क्या था? अच्छा, 350 और 110 किसको जमा करेंगी? हम्म। तो अब हमें 110 के पहले डिजिट को देखना है, ये है 1। तो अगर हम 3 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम्म। उसके बाद हमें लास्ट के दो डिजिट्स को देखना है। अगर हम 50 में 1 हम्म। प्लस करते हैं तो ये हम्म। हो जाता है 60। अच्छा। नहीं, 5 में अगर 1 प्लस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। जीरो का जीरो रहेगा, तो ये हो जाएगा 460। हम्म। अब हमें 12 को देखना है। 12 तो इसके लास्ट दो डिजिट्स के नीचे आएगा ना, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स नहीं है। तो अब 6 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 2, और यहाँ पे तो 0 है, फिर ये 2 ही रहेगा, तो इसका आंसर होगा 472। मिस मैं भी ऐसे ही अच्छा समझाना चाह रही जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, चले जी। उर्वा, आपको समझ आ गई है सबकी या नहीं? यस मिस समझ आ गई। अच्छा जी, अब मैं आपको अपना तरीका बताऊं। बताएं। अच्छा, मैंने ना तो किसी डिजिट को किसी डिजिट के नीचे रखा, ना ऊपर रखा, ना ये सोचा कि आखिरी डिजिट इधर लेके आऊं, अब सेकंड करे, नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने। मैंने कैसे किया था? मैंने ऐसे सोचा था, 100 वाले सारे इकट्ठे कर लूंगी। 200, 100, 10 इसका साइड पे रहने देती हूँ अभी। 200 और 100, 300, और 150 का 50 साइड पे रहने दो, और 100 इसका ले लो। 200, 300, 400, 400 ये हो गया। 400 में अब 10 और 50, 60 ये डाल दो, तो 460 हो गया। और उसमें 12 डाल दो। 460 और 70 और 2 72, 472 इसका आंसर है। मैंने ऐसे काउंट मिस किया था। मैं भी ऐसे करता हूँ। हम्म। इसमें मिस मैंने मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं और तरीके से करता हूँ। ठीक है। तो इसमें इसमें हमने क्या किया था कि ना हमने डिजिट्स को ऊपर नीचे रखा, ना ये सोचा कि अच्छा, अब देखो, ये वैल्यूज तो आसान थी। अगर ये होती ना, जैसे अभी ईमान और जैनब कर रही थी, मिसाल के तौर पे ये वैल्यूज होती मुश्किल, ये तो 200 वाली थी। अगर यहाँ पे मुश्किल वैल्यूज आएंगी ना, जब मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवाती हूँ, रुक जाए जरा ये स्लाइड करके, तो वहां पे जहाँ पे कैरी लेने पड़ते हैं, आपने वहां पे कहा फिर था दिमाग में। जी। आपने कहा था कि इस क्लास में हम वो जमा करेंगे जैसे अभी किया है। हाँ हाँ, करेंगे अभी। ये वाली पहले ठीक बात है। पूरी समझ लें, फिर हम प्रैक्टिस ही करेंगे। तो मैं ये कह रही थी, अच्छा, तो हमारे पास टोटल बच्चों कितनी आई थी? 472। ठीक है। और पाकिस्तान को कितनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, उनको गंदम चाहिए 300। ठीक है। तो 472 टोटल है, और 300 हमें चाहिए। इतनी हम रख लेंगे अपने घर में सेव करके, या समझ लो इससे थोड़ी सी ज्यादा रख लेंगे। ठीक है। और बाकी जितनी भी है वो सारी हम बाहर बेच सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो बताना क्या चाह रहे हैं इस स्लाइड में, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम अपने रिसोर्सिस को इस्तेमाल करते हैं, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो सब लोग मिल के, ऐड होके, एडिशन के थ्रू सब लोग मिल के काम करते हैं। वैसे एक इसका ही। आंसर आंसर हम्म। वैसे इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर बता दो। अच्छा, ये माइनस वाला। यस, ये अच्छा, माइनस वाला है। तुम खुद ही बताओ। 472 में से 300 तो हम अपने लिए रख लेंगे, जो बाकी बचेगी वही तो हम बाहर बेचेंगे, तो उसे माइनस ही करना पड़ेगा ना। ये मुझे इसका माइनस करना आता, मुझसे पूछ लें। नहीं, मैं माइनस तो करवा ही नहीं रही, मैं तुम लोगों को स्टोरी सुना रही हूँ। मिस माइनस। बस एक बार ही बस पूछ लें। अच्छा, चलो जी, बता दो। हाँ जी। 172। वैसे चले जी। इसका आंसर बता दूं। चले जी, बता दे, बता दे। 172। ठीक है, 172 टन जो है वो बचेगी, वो हम बाहर बेच सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा,
मैं अब बात ये कर रही थी कि देखें, एडिशन जो है, चीजों को ऐड करके मिल के, एडिशन का मतलब होता है मिलना। ठीक है। मिल के काम करना, मिल के एक ही वक्त में सब किसानों ने मेहनत की होगी, कोशिश की होगी, सबने पूरे मुल्क में जो है वो खादें तैयार की गई होंगी फैक्ट्रियों में, लोगों ने उन खादों को लिया होगा, मजदूरों ने मजदूरी की। उसके बाद जो है पूरे मुल्क में जो है गंदम की इतनी बड़ी तादाद जो है वो तैयार हो सकी। और फिर जब वो तैयार हुई, और फिर हमने अपने अपने खाने के लिए, देखो किसी जैसे घर के अंदर सबसे अहम चीज है खाना, यानी कि आपकी फूड की जरूरत जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो हमने अपने मुल्क के लिए अपने लिए रख ली। ठीक है। और उसके बाद जो बाकी बची है वो अब हम बेच सकते हैं। तो ये ऐसा इसलिए हो सका है क्योंकि हमने मिल के सबने एक साथ एक ही टाइम में काम किया था। तो वो कहते हैं कि एडिशन जो है, एक तो ये हमें रिसोर्सेज का ट्रैक करने में मदद देता है। ट्रैक का मतलब कि हम पता चला सकते हैं कितनी मुझे चाहिए, कितनी मेरे पास आ रही है, कितनी मैं बेच सकता हूँ, उससे मुझे कितने पैसे मिलेंगे, उससे मैं फिर मजीद क्या चीजें ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पे हम गंदम बेचते हैं और उससे जो पैसे बचते हैं, मतलब बेच के जो हमें पैसे मिलते हैं उससे हम मशीनें लेते हैं। कोई और मुल्क है तो वो मशीनें बनाते हैं लेकिन उनके पास गंदम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास जमीन जरखेज नहीं है। अब दोबारा बात आ गई उसी जमीन पे, उसी मिट्टी पे, जिसपे हम बात कर रहे थे कि भाई इस मिट्टी के अंदर ऐसा होता क्या है। इस मिट्टी के अंदर बच्चों होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ, आप कह लो एलिमेंट्स या एटम्स, या आप कह लो कुछ आसान लफ्ज में आपको बताऊं, वो चीज जिससे हमें एनर्जी हासिल होती है। ठीक है। एनर्जी गेनिंग पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, समझ लो कि ये वो हिस्से होते हैं जिससे मिल के कोई भी जिस्म बना हुआ होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे ईशा और हसन ने कहा था कि जब इंसान मर जाते हैं तो क्या होता है कि एक पौधा पैदा होता है। तो कहने का मतलब ये था कि जो एक इंसान है, अब ये जो बच्चा है, ठीक है, या ये जो कोई भी इंसान है, उसके जिस्म के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिएंट्स की मिसालें थी जो हमें बताने की कोशिश कर रही थी ईमान। कार्बन, ठीक है, सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एन ए से सोडियम, के से पोटाशियम, सी ए से कैल्शियम। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कैल्शियम की मशहूरी कोई आ रही होती है। ठीक है। या बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चों के पास आयरन नहीं है, आयरन की जो नीडो की मशहूरी आती है, ठीक है, जो उसका ऐड आता है। जैसे में किसी भी दवाई लेते हैं। हाँ, तो वो दवाई के अंदर असल में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उस बच्चे की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस तरह कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, इस तरह पोटाशियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। ठीक है। ये सारे हैं न्यूट्रिएंट्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये असल में इंसानों, हर जो भी चीज जिंदा है ना, जिंदा, बायो, यानी लाइफ वाली जो चीज है उसके अंदर मौजूद है। वो प्लांट्स में भी है, अब प्लांट्स भी जिंदा होते हैं, एनिमल्स जितने भी हैं, जानवर कोई भी हैं, ठीक है, छोटे से लेके बड़ा, इवन के परिंदे हैं, इवन के हशरात हैं, कीड़े मकोड़े, सब कुछ। इसके बाद इंसान, ये सब के बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? इन न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है। ये न्यूट्रिएंट से मिलके बनी हुई है इनकी बॉडी। ठीक है। और ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जब इनकी डेथ होती है, प्लांट्स की डेथ होगी या एनिमल्स की या ह्यूमन बीइंग की, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं जमीन के अंदर, जब ये हमारी बॉडी से मिलके बनी हुई होती है ना, तो ये जुड़े हुए होते हैं आपस में, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन जब डेथ हो जाती है तो ये मिट्टी के अंदर जाते हैं, और मिट्टी में होते हैं कुछ बैक्टीरियाज, वो आके उस बॉडी को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है। कोई भी बॉडी हो, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो पौधे की हो, चाहे वो जानवर की हो, इवन कि अगर वो कोई बेजान चीज भी हो, मतलब कोई आप कपड़े आपके जमीन में दफन हो गए हैं, कूड़ा है, कुछ कोई भी चीज है, ठीक है, तो वो सबको ब्रेक डाउन कर देते हैं। और ये वाले न्यूट्रिएंट्स फिर से अलग अलग हो जाते हैं। कैल्शियम फिर अलग हो जाएगा, सोडियम फिर अलग हो जाएगा, पोटाशियम फिर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन फिर अलग हो जाएगी। ठीक है। यही वाले जो पहले मिले हुए थे, अब ये सारे क्या हो जाएंगे? फिर से अलग अलग हो जाएंगे, और जमीन के अंदर पाए जाएंगे, और मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएंगे, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब उसी मिट्टी के अंदर, अब जिस वो वाली मिट्टी जिसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग पड़े होते हैं, उस मिट्टी को कहते हैं कि ये जरखेज जमीन है।
ठीक है। तो जो हमारा मुल्क है ना, हमारी जो जमीन है, सॉइल है, मिट्टी है, इसके अंदर ये बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स अल्लाह ताला की, समझ लो हम पे एक नेमत है, जिसकी वजह से हमारी जमीन जरखेज है। ठीक है। और जो बाकी दूसरे मुल्क है ना, वहां पे बहुत ज्यादा या तो सर्दी है, क्योंकि वहां पे हर वक्त बर्फ है। अब बर्फ के अंदर जो है वो फसल नहीं उग सकती है। ठीक है। उसके अंदर जो है वो गंदुम नहीं उगाई जा सकती है, कपास नहीं हो सकती, तरह तरह के फूल पौधे, वो सारे फायदे जो आप लोगों ने पहले गिनवाए थे कि पौधों से हमें हासिल होते हैं, वो सारे उन लोगों को वहां से हासिल नहीं हो सकते। वो नकली जो है ना, यानी कि जाली किस्म के वो प्लांट्स बना के और अपने घरों में इधर उधर लगा के, या वो क्या करते हैं कि एक तरह से खूबसूरती पैदा करते हैं, लेकिन हमारे पास तो ये नेचुरली है। तो फिर ये क्या होता है कि ये वाली जो जमीन है ना, जमीन, वो वाली जमीन जिसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स अफर मिकदार में होते हैं, उसको बोलते हैं जरखेज जमीन। इस जमीन के अंदर अगर आप एक बीज भी फेंकते हैं, सीड फेंकते हैं, ठीक है, फिर उसका प्रॉपर आप ख्याल रखते हैं, उसको ऑक्सीजन, उसको जो है उसके वो करते हैं, मिस। पानी देते हैं, 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लें, सारा कुछ, तो फिर वो प्लांट ग्रो कर जाता है। और मिट्टी ही के अंदर प्लांट इसलिए ग्रो करता है कि एक तो उसके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स, दूसरा उसके अंदर होते हैं बैक्टीरियाज जो कि उसकी हेल्प करते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उसको लंबा करते हैं, चौड़ा करते हैं। और तीसरे नंबर पे मिट्टी के अंदर जो प्लांट की जड़ें होती हैं वो फिक्स हो सकती हैं। ठीक है। बर्फ के अंदर तो फिक्स नहीं होंगी, बर्फ तो खुद पिघल जाएगी, कभी पिघल जाएगी कभी जम जाएगी। ठीक है। तो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर फिक्स हो सकती हैं। तो ये वो सारी क्वालिटीज हैं सॉइल की, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर ही पौधे उगते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान एक जरखेज मुल्क है, एक ज़राई मुल्क है, ये अपनी ज़राअत से ही कमाई करता है अपनी, और फिर यहाँ से हमारे रिसोर्सेज जो हैं हम लोग ट्रैक करते हैं, हम बाहर बेचते हैं, और फिर हमें फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बताती हैं कि हमने कितना आ, काम अच्छा कर लिया है, और हमें मजीद और कितना काम करने की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि असल में जो हमारी पूरी जिंदगी चल रही है, जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, हम तक रोजाना सब्जियां आ रही हैं, गंदुम आ रही है, हमें कभी पता भी नहीं चलता कि ये कैसे आ रही हैं, बस हम जाते हैं दुकान पे मिल जाती हैं, लेकिन दुकान पे आने से पहले एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि किसान करते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस अगर ना हो तो ये चीजें हम तक नहीं पहुंच सकती हैं। इसका मतलब है कि जिंदगी को चलाने के लिए इंसान एक एडिटिव एफर्ट करते हैं, एक कोशिश, ऐसी कोशिश करते हैं। इंसान अपनी जिंदगी को कायम रखने के लिए, आज के दौर में इंसान अपनी जिंदगी को कायम रखने के लिए एक कंबाइन एफर्ट कर रहे हैं। कंबाइन मतलब मिल के, एडिशन, एडिशन के थ्रू कंबाइन एक्टिविटी अगर आप लोग सब करेंगे तो ही जिंदगी का वजूद रहेगा, अदरवाइज जिंदगी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब किसी ने कोई सवाल करना है यहाँ तक तो हैंड रेज कर लें, और मुझे टाइम भी बताएं क्या टाइम हुआ है। जी अब्दुल्ला। मिस मेरा सवाल है और टाइम हो गया 3:42। मिस 3 बजे 42। ठीक है जी मिस अब्दुल्ला। मैम मेरा कोई सवाल है। जी बताएं हाँ, क्वेश्चन बताएं। तो मिस आपने जैसे कहा कि जैसे बंदा जब डेथ, उस बंदे की डेथ हो जाती है, फिर न्यूट्रिएंट्स जमीन के अंदर होते हैं, हम्म। तो जहाँ पे मतलब कि जहाँ पे मतलब कि बंदे नहीं होते, वहां पे हम्म। डेथ नहीं होती, वहां पे भी तो फिर पौधे उगते हैं ना। बिल्कुल तो फिर होते। जमीन के अंदर क्या पहले से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? जी, जमीन के अंदर पहले से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जमीन सिर्फ डेथ से नहीं लेती है, बल्कि मिसाल के तौर पे सिर्फ जहाँ पे इंसान नहीं होते हैं वहां पे जानवरों की डेथ हो रही होती है, वहां पे उसी जमीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनकी डेथ हो रही होती है, उसी जमीन के अंदर जो पहले से प्लांट थे उनकी डेथ होके उनके मिनरल्स फिर उसके अंदर ही शामिल हो जाते हैं। इस तरह से जो गोबर वगैरह होता है, या जो फुजला जात होते हैं, जो कूड़ा होता है, जो आपको पत्ते गिरते हुए नजर आते हैं, ये सारे भी क्या होते हैं, इनसे भी न्यूट्रिएंट्स जमीन ले लेती है, इनको भी तोड़ के, जमीन हर चीज को तोड़ के न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर ले जाती है। फिर वहां पे जानवर हो हाँ सकते मिस। हैं, पौधे हो सकते हैं। 1 मिनट। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो डायरेक्ट एयर से न्यूट्रिएंट्स को कैच कर लेते हैं। ठीक है। एयर के अंदर भी अगर कोई न्यूट्रिएंट्स या गैसेस होती है ना, गैसेस, एयर के अंदर तो गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी या नाइट्रोजन गैस होगी, तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन और इसको कैच कर लेते हैं अपने अंदर, और फिर उसको चेंज करके उसकी शक्ल को नाइट्रेट्स बनाते हैं, और वो नाइट्रेट्स फिर जमीन के अंदर चले जाते हैं। मिस मैं आपको एक बात बताऊं। जी। मिस ये ना, जब मटर का मौसम होता है ना, उस वक्त ना
मैंने ना कुछ ना ऐसे ना मटर ना फेंके। फिर ना जब अगली जब गर्मियों में बड़े होते हैं ना मटर, तो ना फिर अगले मौसम में जब उनका मौसम ही नहीं था, हम्म। फिर जब देखा तो वो बड़े हुए हुए थे हम्म। जगह जगह में फेंके। हम्म। कुछ जमीनें ऐसी होती है, कुछ जमीन जैसे कोई कोई ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे लोग अक्सर कूड़ा फेंकते रहते हैं, मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब क्या है कि कूड़ा फेंकते रहते हैं, कूड़े के अंदर आपको पता है कि सेब भी होते हैं, मतलब गली सड़ी सब्जियां होती हैं, सब्जियों के छिलके या फ्रूट्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा और बाकी सारी चीजें होती हैं। अब वो जो जमीन होती है ना, वो बहुत हो जाती है जरखेज, बहुत नरम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो रोजाना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीजों को ब्रेक डाउन करके उसके बैक्टीरिया उस जमीन में और अपने अंदर उसको लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। और फिर अगर कोई किसी दिन, मिसाल के तौर पे, कोई सब्जी का कोई बीज किसी ने फेंके हैं अपनी तरफ से, कूड़े में फेंके हैं, लेकिन वो सब्जी वहां पे उगाती है, ठीक है। वो जमीन इतनी जरखेज हुई होती है, उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतनी वो रिच होती है न्यूट्रिएंट्स से, कि वो कहती है कि बस कोई बीज मेरे अंदर डाल दो और मैं फटाफट उसको उगा दूंगी। जी। मिस, मेरा एक और सवाल है। जी पूछे। मिस, आप जी। टीचर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। जी। ये मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा यस। है? बंद करो चल। ये एक तो मिस, ईशा और फिर आपको हसन टाइम हर कैसे वक्त लड़ते रहते हैं भाई। मिस, फिर आपको टाइम कैसे मिलता है? ये जैसे सुबह सुबह स्कूल जाती हैं, फिर शाम को हॉस्पिटल चली जाती हैं। नहीं, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, मैं जो हूँ ना, मैं हूँ लैब मिस, टेक्नोलॉजिस्ट जी। मिस लड़ नहीं रहे थे, मेरा हाथ लग गया ना, फिर ये खुल गया। मम्मा से बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, मम्मा से बात करी थी, हमसे कुछ कहना है आपने? कोई बात नो। करनी? अच्छा चलो ठीक है, फिर आप जवाब सुने। अच्छा अब्दुल्ला, मैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का मतलब वो वाला डॉक्टर समझ लो होता है जो कि बीमारी की तशखीस करता है, जो ये पता चलाता है कि किसी इंसान को बीमारी क्या है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलाता है? मिसाल के तौर पे कोई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अंकल उसे कहते हैं कि भाई आपको बुखार है, मिसाल के तौर पे। उसे 2-3 दिन दवा देते हैं, 2 हफ्ते देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो फिर आपको पता है कि बुखार तो बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। तो फिर डॉक्टर अंकल उसे कुछ टेस्ट लिख कर देते हैं और वो कहते हैं कि आप इसको टेस्ट करवा के लाएं। टेस्ट का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है, इसको चेक किया जाए और इसको देख के बताया जाए कि इसके अंदर कौन सी बीमारी के जरासीम पाए जाते हैं, ठीक है। फिर वो पेशेंट हमारे पास लैब में आता है, हम उसका टेस्ट लेते हैं, उसका सैंपल लेते हैं। मुख्तलिफ किस्म के हम सैंपल्स लेते हैं, लेके फिर उसको मुख्तलिफ मशीनों में हम रन करते हैं, फिर उसके कुछ की माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। फिर उसके बाद उनकी रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट पेशेंट को 2 दिन में, 4 दिन में या 6 घंटे बाद, मुख्तलिफ टेस्टों की मुख्तलिफ टाइम होता है तो उनको दे देते हैं। और उस पर लिख के भेजते हैं कि जी इसके बॉडी के अंदर ये जरासीम पाए जाते हैं, ठीक है। फिर डॉक्टर अंकल, अब यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है, दवाई हमारा देना काम नहीं है। दवाई लेने के लिए दूसरे अंकल के पास, वो दूसरे जो डॉक्टर अंकल होते हैं उनके पास फिर वापस जाना पड़ता है। तो वहां पे फिर डॉक्टर अंकल उसको देखते हुए दवा दे देते हैं, ठीक है। तो मैं हूँ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। मैंने इसको पढ़ा है 5 साल, और 5 साल मैंने 5 साल नहीं, 6 साल मैंने हॉस्पिटल्स में जॉब की है, प्रैक्टिस की है, ठीक है। ओके, तो मैंने कैंसर की लैब में काम किया है, टीबी की लैब में काम किया है, ब्लड की लैब में काम किया है, वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी लैब्स में काम किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली मैंने सिर्फ अपना स्कूल बनाया है और मैंने लैब में जाना छोड़ दिया हुआ है 2 साल से, ठीक है। क्योंकि मैं लैब में जाती थी तो मैं लैब में जाके ना थक जाती थी, मतलब कि उसमें कुछ नई क्रिएटिविटी नहीं आप कर सकते थे। वही रोजाना पेशेंट आ रहे हैं, वही रोजाना उसी मशीनों को इस्तेमाल करके वही काम कर रहे हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं रोजाना कुछ नया करूं जिसमें मुझे मजा आए। तो इसलिए फिर मैंने अपना स्कूल बनाया। तो अब मैं मॉर्निंग में स्कूल में होती हूँ, शाम को भी स्कूल में होती हूँ, मतलब शाम को एकेडमी में होती हूँ, दिन में आपको पढ़ा देती हूँ, रात को अपना पढ़ लेती हूँ। और जो मेरा वो डॉक्टरी वाला नॉलेज है उसको मैं पढ़ती रहती हूँ, उसको मैं रीन्यू करती रहती हूँ, उसके मेरे टेस्ट वगैरह कुछ होते हैं तो मैं वो दे देती हूँ। और वो अक्सर बच्चे जो होते हैं वो बीमार मोको होते दिए हैं। थे गलत सलाद भी। हाँ, तो लोग मशवरा वगैरह लेते हैं तो वो फिर दे देती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं लैब नहीं जाती हूँ, ठीक है। तो नॉलेज मेरे पास है
स्किल स्किल भी है और तजुर्बा भी है, तो उसकी बेस पे फिर मैं किसी को गाइड कर देती हूँ। अभी मेरी अम्मी बीमार थी तो उनको हॉस्पिटल लेकर गए हुए थे, तो बस इस तरह से। ठीक है जी। जी। ये फिर आप तो अपने घर वालों के लिए बहुत काम आती होंगी ना, जैसे आपके घर वाले को अगर कोई बीमार हो गया तो उसे आप फटाफट उनकी बीमारी बता देती होंगी। अब फटाफट कैसे बता सकती हूँ, हाँ बता भी देती हूँ। बाज़ औक़ात मुझे पता होता है कि ये दवा ले लो, और या ये एहतियात कर लें, या फलां डॉक्टर के पास जाना चाहिए हमें, क्योंकि डॉक्टर्स मेरी फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारी, और हॉस्पिटल्स में भी मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं सब। तो वो फिर उनको हेल्प हो जाती है हमें। और अक्सर मेरी फ्रेंड्स को या मोहल्ले में या किसी को भी मदद चाहिए होती तो वो पूछ लेते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज देते हैं, उनको भी गाइड कर देती हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो फिर टेस्ट हमें करवाने पड़ते हैं, क्योंकि अब मैं लैब में नहीं जाती। तो मैंने अपनी अम्मी के टेस्ट करवाने हो तो मैं अपनी लैब में ही ले जाती हूँ जहाँ पे मैंने काम किया हुआ था, या फिर कहीं और भेज देती हूँ। तो बस काम तो, हाँ काम तो आ जाते हैं हम भी घर वालों के। जी। ओके। अच्छा जी, तो हो गया सवाल अब अब्दुल्ला का। यस। ओके। अच्छा जी, टाइम क्या हुआ है मुझे बताएं, आगे पढ़े। मिस 3:50 ठीक है, चलें हम ये वाली स्लाइड देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं भाई वो। ओके जी, वो कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट है ना, एनर्जी को यूज करने के लिए एक यूनिट है। यूनिट क्या होता है, किसी बच्चे को याद है, मैंने यूनिट बताया था। यूनिट क्या होता है, यूनिट। बस को लूज करने के लिए। हम्म। यूनिट एक सिंबल होता है जो कि किसी भी वर्ड को वो करता है, कहते हैं डिफाइन करता है। एनर्जी का अलग से यूनिट होगा वो, मतलब अगर हम उसे देखेंगे फिर हमें पता चलेगा कि ये एनर्जी का यूनिट है। अच्छा, और और मुझे याद नहीं। और आपको याद नहीं है, मिस मैं हम लोग कुछ टाइप बता सकते हैं यूनिट्स की? क्या बता सकते हैं। टाइप्स, मतलब आ, कहाँ कहाँ यूनिट्स यूज होते? जी, यस। यूनिट्स यूज कहाँ कहाँ होते हैं, पहले ये तो बताएं यूनिट होता क्या है। मिस जैसे कि जैसे बिजली के यूनिट्स होते हैं, अगर अगर वो बढ़ जाए तो ज्यादा बिजली आती है, अगर थोड़े हो जाए तो फिर कम बिजली आती है। लेकिन यूनिट क्या होता है। यूनिट मतलब कैसे, हम्म। एक मतलब के स्टेज होता है। अम, अच्छा ठीक है, चलो मैं अभी आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी कोई आपसे ये पूछे कि यूनिट होता क्या है भाई, ये तो बताओ ना होता क्या है। कोई कहे एप्पल, क्या होता है, तो आप उसे यही आंसर देंगे ना कि एक फल होता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर आयरन होता है, रोजाना का एक फल खाने से हमारे अंदर आयरन आता है। जिन बच्चों को सांस चढ़ता है, या जो बहुत कमजोर होते हैं, जिनका रंग पीला होता है, या जो लंबा होना चाहते हैं, कद बढ़ाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो आयरन खाएं, यानी कि वो एक सेब रोजाना का खाएं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सेब एक फल होता है, ये बात बताएंगे। अब यूनिट क्या होता है। यूनिट एक पैमाना होता है, पैमाना। पैमाना समझते हैं क्या होता है। मैं लिखती हूँ शायद, उर्दू में लिखती हूँ। देखो, पैमाना। ठीक है, अल्लाह जी, घूम ही गया बेचारा। पैमाना, पैमाना होता है बच्चों। पैमाना क्या होता है। अब किसी चीज को मापते हैं ना हम, किसी चीज को नापने का जो एक मयार हमने मुकर्रर किया होता है, पैमाना, या हम इसे कह सकते हैं मयार। अच्छा, उर्दू में लिखा जाएगा, हाँ, मयार इसको बोलते हैं। ठीक है, मिसाल, अभी आपको बात शायद समझ में नहीं आ रही, मैं अभी बताती हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी मम्मा से ना कोई लेने आया है, मिसाल के तौर पे कोई हमसाई आई है, वो कहती हैं कि ना आप हमें ना आटा दे दे आज। ठीक है, हमारा आटा पीसने के लिए गया हुआ है,
तो आप हमें आटा दे दें और कल हमसे वापस ले लेना। जब भी कोई आपसे पूछे ना कि यूनिट क्या होता है, तो आपने यही दो लफ्ज बोलने हैं, यही मिसाल उसे दे के समझानी है। ठीक है। तो अब क्या है कि आपकी मम्मा ने उसे दे दिया। मम्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको आटा दे देती हूँ। कल वो कह रही कल जब हमारा पिस के आएगा तो मैं आपको वापस कर दूंगी। तो मम्मा ने कहा ठीक है जी। मम्मा ने एक बाउल उठाया है, बाउल। ठीक है। अ, मिसाल के तौर पे ये बाउल उठाया। ठीक है। और आपकी मम्मा ने ये पूरा फुल करके दिया उसको। ठीक है, पूरा फुल करके दिया। ठीक है। अगले दिन जब वो वापस करने आई हैं, तो अगर वो अपने इतने बड़ी परात समझ लो या इतने बड़े बाउल में लेके आए, तो क्या वो उतना ही आटा वापस कर रही है जितना वो लेकर गई थी? नो मिस, उसको चाहिए कि ना वही बाउल ले के जाए अपने घर, उसी में ही जितना उन्होंने आटा दिया था वही फुल भर के ले आए, जितना हम्म। उन्होंने दिया था। और अगर वो छोटे में लेके आएगी तो फिर वो कम लेके आएंगी, अगर इसमें लेके आएंगी तो ज्यादा लेके आएंगी। ज्यादा। उनको चाहिए कि वो यही लेके जाए। इसका मतलब है कि ये जो चीज जो इनके पास भी है और इनके पास भी है, जो दोनों लोगों को पास सेम है, जो दोनों लोग सेम यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो पैमाना है। वो क्या है? स्टैंडर्ड पैमाना। है या मयार है। तो स्टैंडर्ड या मयार वो चीज होती है जो सबके लिए सेम होती है। ठीक है। वो जो पाकिस्तान में यूज हो, पंजाब में यूज करें वो भी सेम है। जो लाहौर में यूज हो रही है वो भी सेम है। जो रहीम यार खान में यूज हो रही है वो भी सेम है। मुल्तान में यूज हो रही है वो भी सेम है। मिसाल के तौर पे अगर 1 किलो जब हम लेने जाते हैं दूध। सबकी आवाज नहीं आ रही, एक सबकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। मिसाल के तौर पे जब दूध लेने जाते हैं, तो दूध वाले के पास ना एक ऐसा वो होता है, बर्तन होता है। वो कहता है कि ये एक जो है ना, ये 1 पाव का है दूध। ठीक है। तो लाहौर में भी यही यूज हो रहा है, कराची में भी यही पैमाना यूज हो रहा है, पिशावर में भी यही यूज हो रहा है, दूसरे ममालिक में भी यही यूज हो रहा है। तो ये जो पैमाना है, ये जो मयार है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। यूनिट। तो यूनिट वो चीज होती है जो कि पैमाना होता है, और सबको पता होता है कि ये सेम ही रहेगा। हत्ता के दूसरे मुल्कों के लोगों के लिए भी वो सेम ही होता है। जितना 1 गज कपड़ा पाकिस्तान में है, उतना ही 1 गज कपड़ा चाइना में भी, उतने ही कपड़े को 1 गज माना जाता है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान कहे कि मेरा तो आधा गज, जहाँ पे मेरा तो 1 गज इतना है, और चाइना के मेरा तो 1 गज इतना है। तो फिर तो दोनों एक दूसरे से कपड़ा ले ही नहीं सकेंगे। वो कहेगा तुम मुझे कम देते हो, वो कहेगा तुम मुझे ज्यादा दो। तो क्या होगा कि झगड़ा हो जाएगा। इसलिए हर चीज का, हर जो कीमत है उसका एक यूनिट मुकर्रर किया गया है। जैसे आप लोग जब सब्जी लेने जाते हो तो वो अंकल तोल के देते हैं ना। तो जिस बाट, जो वो एक बाट सा रखते हैं पाओ का या किलो का, वो क्या है? यूनिट है या पैमाना है। ठीक है। इस तरह से ये जो मैंने आपको दूध की मिसाल दी है, इस तरह से आप नेस्ले की अगर पानी की बोतल खरीदते हो तो वो भी एक जितनी होती है, एक जितनी लेंथ, एक जितनी चौड़ाई। मिस लीटर जितनी एक ही होती है, जो हाँ। लीटर लेते लीटर वाली लो, हाफ लीटर लो, 2 लीटर लो, कोई भी लो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो लीटर है, लीटर, ये यूनिट है। ये जो किलोग्राम में आप लेते हो चीजें, आप कहते हो ना इतने किलो चीजें दे दे, वो यूनिट है। मसला सेब या माल्टे हम कहते हैं दर्जन में दे दो। किलो में भी ले सकते हैं और दर्जन में भी ले सकते हैं। तो सबको पता है दर्जन का मतलब 12 ही होते हैं, 12 चीजें। 12 चीजों को दर्जन कहा जाता है। ज्यादातर ना केलों में यूज होता है ये हाँ। दर्जन। ठीक है। ओके, किलो, ग्राम, लीटर, दर्जन। इस तरह से टाइम, टाइम को हमेशा हम सेकंड में, मिनट में या घंटे में। टाइम के 3 यूनिट है। टाइम का बड़ा यूनिट आवर है, उससे छोटा मिनट है, और उससे छोटा सेकंड है। तो 3 यूनिट है। तो इस तरह से हर चीज का, हर जो कीमत होती है उसके जो क्या होता है, एक क्या होता है? पैमाना या एक यूनिट होता है। ठीक है। और यूनिट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी का आपस में झगड़ा ना हो। वरना तो लाहौर वाले कहेंगे भाई 1 लीटर तो बहुत ज्यादा होता है, तुम तो पिशावर वाले हम हमें कम दे रहे हो। या चाइना वाले हमें कहेंगे कि आप लोग तो हमें जो है वो कम देते हो, 1 गज कपड़ा तो हमारा तो ज्यादा बनता है। तो यूनिट का मतलब ये होता है कि वो मसला ही खत्म कर दिया जाए और एक ही चीज मुकर्रर कर ली जाए, एक ही मयार मुकर्रर किया जाए सबके लिए। जैसे बिजली के यूनिट हैं, तो जितने बिजली का यूनिट मेरे घर में अगर बिजली यूज होती तो 1 यूनिट, मतलब उसको कहते हैं कि ये यूज हो गया, उतनी ही आपके घर में भी होगी।
ये नहीं हो सकता कि हर घर का यूनिट अलग अलग होगा। समझ आ गई बात? जी, तो अब यूनिट सबको यस समझ आ गया? यस मिस। यस मिस। ओके, तो यूनिट वाली बात को हम आज कंप्लीट करते हैं। बस मैं आपको इतना बता दूं यस। कि एनर्जी है, एनर्जी, एनर्जी के यूनिट का नाम है कैलोरी। एनर्जी के यूनिट का क्या नाम है? जब कोई आपसे कहे, कोई आपसे कहे कि उसकी कितनी एनर्जी है, मिसाल के तौर पर आपको, मैंने ना रोटी खाई है तो मुझे इससे बहुत एनर्जी मिली है, तो अब कोई पूछेगा कि भाई इसमें कितनी एनर्जी है, तो आप चैट जीपीटी से पूछ के बता सकते हो। तो बताएगा इसके अंदर मिसाल के तौर पर 70 कैलोरीज हैं, यानी कि इसके अंदर 70 कैलोरीज एनर्जी है। ठीक है। कोई कहे कि मैं दूध लेके आया हूँ, तो उसे पूछेंगे ना कितने लीटर लाए हो, तो अब वो कहे बस दो लाया हूँ, दो लाया हूँ। नहीं, 2 लीटर लाया हूँ। इस तरह एनर्जी कितनी है? 70 कैलोरी। ठीक है। इस तरह कितनी चीनी लेके आए? 2 किलो, 2 किलोग्राम लाया हूँ। ठीक है। तो ये जो किलोग्राम, ये जो लीटर, या ये पे ये जो हम कैलोरी का लफ्ज यूज करें, एनर्जी जब भी हम बताएंगे तो हम कैलोरी में बताएंगे कि इतनी कैलोरी एनर्जी जो है मैं मुझे चाहिए। मिसाल के तौर पे हर इंसान को कम से कम 600 कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। 600 कैलोरी। वो किस लिए? कि हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए 600 कैलोरी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। इससे कम होगी तो हमारे ऑर्गन्स कोई काम ही नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, कहेंगे हमें काम करने के लिए, भाई हम सारा दिन काम करते हैं, हमें भी कुछ चाहिए। उनको एनर्जी चाहिए, और उनको कम से कम एनर्जी चाहिए, 600 से 800 एनर्जी, कैलोरीज एनर्जी चाहिए। ठीक है। इसका मतलब है एक इंसान को कम से कम इतना तो जरूर ही खाना चाहिए। अगर वो इतना भी नहीं खाता तो फिर उसके ऑर्गन्स ही अंदर से खत्म हो जाएंगे और उसकी वो डेथ हो जिंदा ही जाएगी। नहीं रहेगा। हाँ, जिंदा ही नहीं रहेगा। तो इतना भी नहीं कम खाना, कि ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे कोई डाइटिंग कर रहा है या कोई पतला होना चाहता है या किसी का दिल नहीं करता खाने को, तो वो इतना ही कम खाना शुरू कर दे कि वो खाए ही ना। ठीक है। तो जब वो इतना ही कम खाएगा तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर से ऑर्गन्स क्या हैं वो खराब होने शुरू हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कभी वो बेहोश हो जाएगा, कभी गिरा पड़ा होगा, कभी कहेगा मेरे सर में दर्द है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी को उतनी एनर्जी ही नहीं दे रहा। वो बच्चा जो कम खाता है, वो अपनी बॉडी को उतनी एनर्जी ही नहीं दे रहा जो उसकी बॉडी को काम करने के लिए चाहिए। उसके ब्रेन को, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उतना खाता ही नहीं दिन भर। इसलिए आपकी मम्मा जो हैं वो आपके पीछे पीछे रहती हैं कि बेटा खा लो, खा लो, खा लो। ठीक है। तो जब आप लोगों को भूख लगे तो पेट भर के खाया करें। और ये नहीं, बाजू का आप लोग खेलने में इतने मसरूफ होते हैं कि बस खेलने में लगे रहते हैं, खेलने में आपकी एक एनर्जी सारी सर्फ हो जाती है। ठीक है जी। तो हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप लोग मुझे बताते होते थे पहले, अब नहीं बताते हो। हाँ, तो मुझे क्लास उधर ग्रुप में बताना, और टाइम बता दो क्या हो गया, मेरा ख्याल है टाइम हो गया होगा। मिस 4 बज के 1 मिनट। हाँ बस ठीक है, फिर आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। होमवर्क जो है वो मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स भेजूंगी, आप सब ने उनको जमा करना है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप पेंसिल या कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करें, और आसान से आसान तरीके से उन्हें जमा करने की कोशिश करें। यानी कि ऐसे इस फिर जमा कर, कॉपी पे लिखना है। नहीं कॉपी पे नहीं लिखना। मैं बता रही हूँ अब्दुल्ला, मेरी बात सुने। कॉपी पे नहीं लिखना, कॉपी पे सवाल लिख ले, लेकिन जमा जो करना है तो उसको ऐसे करना है, पहले 100 वालों सबको जमा कर लेना है, फिर 10 वालों को जमा कर लेना, फिर जो 10 से ऊपर आते हैं उनको जमा कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया था कि 200, 100, मैंने 100 वाले पहले सारे जमा किए, फिर 10 वाले जमा किए, फिर उसके बाद यूनिट वाले जमा कर लिए थे। मिस फिर बजाय हमने इसके उनको कि ऑडियो आप, रिकॉर्ड करके भेजना है। नहीं, आपने सिर्फ अपने आंसर्स भेज देने हैं, मैं कल आपसे पूछ लूंगी कुछ। 5 सवाल ठीक है। भेजूंगी, 5 आप लोगों ने करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले 100, फिर 10, और फिर यूनिट वालों को जमा करना है, और कोशिश करनी है कि ये मिस ऊपर नीचे रखना, कैरी लेना, या ये इसमें ये जमा होगा, ये वाले तरीके के बगैर जमा करने की कोशिश करें। मैं वैसे आज आसान सवाल ही मिस भेजूंगी जी। ये अगर आप ये नंबर भेजेंगी तो ये मिक्स हो जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा किसको कितना वो करना है प्लस। नहीं नहीं, मिस टाइम ओवर हो गया है। जी मैं भेज देती हूँ, अब्दुल्ला ग्रुप में भेजती हूँ। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।